हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो हमारा छोटा सा चैनल साइंटिया फिजिका। तो आज हम करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ठीक है, जैसे आपने वेन डी ग्राफ जनरेटर देखा है, वो भी एक पार्टिकल एक्सेलरेटर था ना। साइक्लोट्रॉन भी एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल जो है प्रीवियस स्टडी पे बेस्ड है, जब हमने मोशन देखा था चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने मोशन देखा था, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड में देखा था कि जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में घूमने लगता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड में उसे वेलोसिटी देते हैं। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ये थी, हमने निकाली थी, तो ये कांस्टेंट थी ना। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है चार्ज पार्टिकल की, वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, चार्ज पार्टिकल की एनर्जी पे डिपेंड नहीं ना करती। तो इसी को हमने प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल लेके साइक्लोट्रॉन को डेवलप किया है। ठीक है, प्रिंसिपल में यही लिखा हुआ है कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है रेवोल्यूशन की चार्ज पार्टिकल की, वो इंडिपेंडेंट है एनर्जी के। ठीक है, पार्टिकल एनर्जी के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यही जो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है। अभी देखते हैं साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। ठीक है, जब आप वर्किंग देखोगे तब आपको प्रिंसिपल ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, हम दो बड़े बड़े मैग्नेट्स लेते हैं। ठीक है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सके, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इसके बीच में हम दो डीज रखते हैं। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में रखते हैं। ठीक है, ये दिखाने के लिए, क्योंकि ये 2D हम शो कर सकते हैं ना ब्लैक बोर्ड पे, बट ये 3D फिगर है। ठीक है, तो इस प्लेन में है, मेरे हाथ वाले प्लेन पे। ठीक है, तो यहाँ पर दो डीज हैं, दो कंडक्टिंग डीज हैं। ठीक है, कंडक्टिंग डीज लेने का फायदा ये है कि कंडक्टिंग डीज के कारण हमें जो अंदर वाली स्पेस मिलती है, होलो स्पेस है। ठीक है, कुछ इस तरह से है। ये मेरे पास डी है, अंदर होलो है, मतलब अंदर स्पेस है। ठीक है, तो अंदर वाली स्पेस जो है वो फील्ड फ्री स्पेस बन जाती है। फील्ड फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि आपने कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, कि अगर मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर है, उस पर मैंने चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, तो अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है हमेशा। ठीक है, वही प्रॉपर्टी हमने यूज की है कि इस कंडक्टर के अंदर जो फील्ड है वो जीरो होगी, सो इसे हम फ्री फील्ड फ्री स्पेस बोल देते हैं। ओके, बट मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी बट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने दो डीज ले ली, जिसे हमने सामने सामने रख दिया। ओके, बीच में हमने आयन सोर्स रख दिया। तो ये मेरे पास आयन सोर्स है जो आयन क्रिएट करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, जिसको हमने एक्सेलरेट करवाना है। ओके, तो इन दो डीज को हमने किससे जोड़ दिया, ऑसिलेटर से जोड़ दिया। ठीक है, ऑसिलेटर क्या करता है, ऑसिलेटर जो है वो दोनों डीज की पोलैरिटी को टाइमली चेंज करता रहता है। ठीक है, मतलब D1 की पहले पोलैरिटी मान लो पॉजिटिव थी, थोड़ी देर बाद D1 की पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी, D2 की पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये ऑसिलेटर का काम है, पोलैरिटीज को टाइमली शिफ्ट करते रहना। ओके, तो ये पूरे सिस्टम को हम इवैक्यूएट कर देते हैं, मतलब वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, ताकि जो पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है वो एनर्जी लॉस ना करे अपनी। ठीक है, तो इसलिए हम इसे वैक्यूम में रखते हैं, स्टील बॉक्स में कंटेन करके वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास टारगेट है जिसपे हमने एक्सेलरेटेड पार्टिकल को स्ट्राइक करवाना है और कुछ स्टडी करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक विंडो है। ठीक है, जहां से जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ है वो बाहर जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपको पता चल गई। अभी हम वर्किंग पे चलते हैं। वर्किंग कुछ इस तरह से है कि अगर मेरे पास यहाँ पे आयन सोर्स है, ठीक है, तो ये मान लीजिए एक पॉजिटिव आयन क्रिएट कर देता है। ओके, तो ये क्या करता है, एक पॉजिटिव आयन क्रिएट कर देता है जिसे मैंने एक्सेलरेट करना है। अभी क्या होता है, अभी ये ऑसिलेटर जो है वो क्या करता है, D2 को मान लो पॉजिटिव कर देता है और D1 को नेगेटिव। ठीक है, तो यहां मैं थोड़ा सा जूम करके बताता हूं। तो मान लीजिए दो ये D के फेसिस हैं, ये D2 है, ये D1 है, फेस है। ठीक है, यहाँ पे आयन जनरेट हुआ है, पॉजिटिव आयन। ठीक है, अभी D2 पॉजिटिव है और D1 नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या होगा, जो ये पॉजिटिव आयन है ये इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि फील्ड किधर है, इधर है ना, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन फील्ड की तरफ एक्सेलरेट करेगा।
ठीक है, जब ये एक्सेलरेट करेगा इस डिस्टेंस में, इतने डिस्टेंस में ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, एक्सेलरेट करता करता ये डी के अंदर चला जाएगा। जब ये डी के अंदर जाएगा तो यहाँ पे फील्ड लगनी बंद हो जाएगी इसे। अभी क्या लग रही है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। ठीक है, जब इसे मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो क्या करेगा, चार्ज सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा। ठीक है, जब ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये फिर से D1 के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए ये कितने टाइम में D1 से बाहर आया। ठीक है, तो हमें पता है कि जो रेवोल्यूशन है, फ्रीक्वेंसी है रेवोल्यूशन की, वो ये है। ठीक है, तो यहां से मैं टाइम निकाल सकता हूं, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन वो मुझे पता है 1/फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 2πm/BQ। मतलब एक पूरी रोटेशन के लिए, अगर चार्ज पार्टिकल को एक पूरी रोटेशन कवर करनी है तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक हाफ रोटेशन है ना। ठीक है, तो अगर एक हाफ रोटेशन है तो टाइम कितना लगेगा, T/2। ठीक है, दैट इज πm/BQ। ठीक है, तो जो चार्ज को मैंने एक्सेलरेट करना है उसका मास मुझे पता होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मैं लगा रहा हूं तो वो भी मुझे पता होगा, चार्ज कितना है वो भी मुझे पता होगा। तो मैं देख लूंगा यहाँ पे कितना टाइम आता है। ठीक है, तो x टाइम आता है तो वो मैं ऑसिलेटर पे अपने सेट कर दूंगा कि x टाइम बाद मेरे पास D1 और D2 की पोलैरिटी शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो जब ही ये बाहर निकलेगा तो पोलैरिटी जो है वो शिफ्ट हो चुकी होगी। यहाँ पे D2 के पास नेगेटिव आ जाएगी और D1 के पास पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल फिर से इतने डिस्टेंस में एक्सेलरेट करेगा और फिर से यहाँ पे D2 के अंदर जाके रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, फिर से जब बाहर आएगा तो पोलैरिटी चेंज हो चुकी होगी, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो चुका होगा। फिर से एक्सेलरेट करेगा, फिर से रोटेट करेगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एनर्जी जब आ जाएगी इसके पास तो हम विंडो खोल देंगे और चार्ज पार्टिकल विंडो से बाहर जाके टारगेट पे स्ट्राइक कर देगा। ठीक है, तो जो एनर्जी है वो मुझे कैसे पता चलेगी कि चार्ज पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी आ चुकी है जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो आपको बताया था हमने पिछली वीडियो में, या इस वीडियो में भी आप देख लीजिए कि अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाती है इनवर्ड्स, वेलोसिटी होती है इसकी ऊपर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू फोर्स, ताकि ये रोटेट कर सके। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, BQV। ओके, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी चीज को आपने रोटेट करवाना है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में, तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के काम कर रही है। तो आपको पता था फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, दैट इज mv²/r। तो यहां से मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा तो वो क्या आएगी, BQ/r/m। तो वेलोसिटी मुझे पता चल गई तो मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल निकाल सकता हूं, तो वो क्या होती है, mv²। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की वो रेडियस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, और रेडियस मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, तो रेडियस कैलकुलेट कर सकता हूं तो वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मुझे वेलोसिटी पता चल गई तो काइनेटिक एनर्जी भी पता चल गई, तो मुझे पता चल गया कि जो पार्टिकल है उसके पास कितनी एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, जब मुझे पता चल जाएगा कि पार्टिकल के पास नेसेसरी काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है तो मैं विंडो खोल के उसे बाहर निकाल दूंगा और वो टारगेट पे स्ट्राइक कर जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपको प्रिंसिपल भी क्लियर हो चुका होगा। अगर मेरे पास ये प्रिंसिपल ना होता, ठीक है, ये चीज ना होती तो क्या होता, ऑसिलेटर जो है वो वर्क नहीं करता। अगर ऑसिलेटर वर्क नहीं करता तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये हम एक लिमिटेशन से समझते हैं। तो लिमिटेशन क्या है साइक्लोट्रॉन की, कि जो साइक्लोट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करवा पाता। ठीक है, क्यों इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेलरेट नहीं करवा पाता वो हम देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत छोटा पार्टिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है और मास भी बहुत कम है। ठीक है, जिसके कारण वो बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा वेलोसिटी जो है वो एक्वायर कर लेता है।
ठीक है। और रिलेटिवली हमें पता है जो मास है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है रिलेटिविटी का, ठीक है, कि मास जो है वो इंक्रीज कर जाता है जब आप वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी जो है वो लाइट की वेलोसिटी के करीब पहुंच जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है जिसके कारण वो जल्दी ही लाइट की वेलोसिटी के करीब करीब जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है, जिसके कारण उसका मास जो है वो वेरी कर जाता है। अगर उसका मास वेरी कर जाता है तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, टाइम क्या है, 2πm/b, ठीक है। अगर उसका मास जो है वो वेरी कर गया तो क्या होगा, टाइम वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो हर साइकिल में जो टाइम होगा उसके बाहर निकलने का वो वेरी कर जाएगा। जब टाइम वेरी कर जाएगा तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। होगा क्या, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास D1 है, यहाँ पे D2 है। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था स्टार्टिंग में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेलरेट हुआ, ठीक है। तो जब यहां से बाहर आया, ठीक है, तो टाइम क्या था, इसने शिफ्ट कर दिया, इसे पॉजिटिव कर दिया, इसे नेगेटिव कर दिया, ठीक है। फर्स्ट सर्कल में तो ठीक था। अभी सेकंड सर्कल में क्या हुआ, अभी जब इसने बाहर आना था, ठीक है, इसने इस टाइम के बाद बाहर आना था, बट वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण क्या हुआ, ये जल्दी बाहर आ गया, ठीक है, जल्दी बाहर आ गया। अगर जल्दी बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव चार्ज है तो रिटार्ड होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो रिटार्ड होने के कारण ये यहां से फिर से वापस जा सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही ऑसिलेशंस चलती रहेंगी, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, सिर्फ ऑसिलेट करता रहेगा दोनों डीज में, ठीक है। जिसके कारण हम कहते हैं कि साइक्लोट्रॉन की ये लिमिटेशन है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करवा सकता। ओके, तो आपको पता चल गया होगा साइक्लोट्रॉन के बारे में। अगर कोई क्वेरी रह गई आपकी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई सुजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।